हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लेकर के आऊँगा, वीडियो पूरी बनाऊँगा, डेवलप करूँगा। तो उसी के तहत आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए सॉरी बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला लेक्चर है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सिलेबस है ये बहुत डीप डाइव करने का नहीं है। इसमें हमें बेसिक्स ऊपर ऊपर से चीज़ें सब पता होनी चाहिए कि अक्सर हो क्या रहा है। जो रियलिटी है वो ये है कि देखिए, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में उन कैंडिडेट्स को पढ़ना है जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उन्हें इसको डिटेल में पढ़ना है। जो लेकिन सिविल बैकग्राउंड के हैं या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं उनका इसका ओवरव्यू ही पढ़ना है। और देखिए, मैं आपसे आज से इसको शुरू कर रहा हूँ। वेरी फर्स्ट लेक्चर है आज का। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन थर्मोडायनामिक्स के। इंट्रोडक्शन को आज लेंगे, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस तो करूंगा ही नहीं। नोट्स जितना आप बना सकें उतना बनाते रहिए। बहुत ज़्यादा डिक्टेट भी नहीं कराऊंगा। जो नोट्स नहीं बना पाएंगे तो ये पीडीएफ आपको बाद में नोट्स के तौर पर मिल जाएगी। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स क्या है दोस्तों। तो ये कहते हैं थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस which which deals with the study of change in state of substance। कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, और सही मायने में सबस्टेंस से भी ज्यादा अच्छी चीज है सिस्टम, क्योंकि उस सबस्टेंस को भी हम क्या मानेंगे, सिस्टम। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस और सिस्टम, इसको काट ही दीजिए। ड्यू टू ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से जो भी सिस्टम की स्टेट में चेंज आए, और अगर उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज आए, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट एनर्जी से रिलेटेड है। इससे नो। थर्मोडायनामिक्स वो सब्जेक्ट है जो एनर्जी, कैसी भी एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से अगर सिस्टम की स्टेट में चेंज आ रहा है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। फिर उसके बाद में बात आती है, अब यहां पर बात आती है फिर सिस्टम की, कि आखिर ये सिस्टम फिर क्या है। सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम। जैसे हमने बात करी सिस्टम सिस्टम की स्टडी। तो सिस्टम कहते हैं, सिस्टम जो है एक रीजन है। सिस्टम क्या है, एक रीजन है और स्पेस है इन सराउंडिंग और एनवायरमेंट और सराउंडिंग। कोई भी एक स्पेस और रीजन जिस पर ऑन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड, जिस पर हमारी स्टडी फोकस है, उस रीजन को, उस स्पेस को हम कहते हैं सिस्टम। कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां बैठा हुआ हूं इस रूम में, मेरी कोई स्टडी करने लगे कि हीट मेरे अंदर जाने से या मेरे अंदर से हीट निकलने से क्या स्टेट में चेंज आ रहा है, या आप खाना बना रहे हैं, आपकी ये जो रखी हुई है जो नीचे से आप हीटर के थ्रू इसमें हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो दिस इज योर सिस्टम। आप सिंपली, आपकी वाटर बोतल रखी हुई है, वाटर बोतल इज अ सिस्टम। तो जिसकी भी आप स्टडी करने लगे वो एक सिस्टम है ना। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो तरीके हैं थर्मोडायनामिकल स्टडी करने के। वो कौन कौन से तरीके हैं, वो है, नंबर वन है मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक क्राइटेरिया। ये दो क्राइटेरिया हैं
फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो आप वर्ड से ही आसानी से समझते हो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है कि लार्ज स्केल पर स्टडी करना, बड़ी चीजों की स्टडी करना। यानी यहां पर मैं अगर दो कंपार्टमेंट बना करके आपको ये दिखाने की कोशिश करूं कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या फर्क है, अगर ये मैक्रो है और ये माइक्रो है, तो मैक्रो में क्या है कि अगर इसमें कोई गैस भरी हुई है तो इन गैस के पार्टिकल्स की वजह से जो इन सभी की वजह से जो इस पर जो बम्बार्डमेंट कर रहे होंगे इसकी सरफेस पर, तो इस सब की वजह से जो इस पर जो प्रेशर डेवलप होगा या जो इस पर फोर्स डेवलप होगा, जो इसकी सरफेस फील करेगी इन सभी पार्टिकल्स की वजह से, अगर हम प्रेशर की स्टडी करने लगे या फोर्स की स्टडी करने लगे तो उसे कहेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंबाइन इफेक्ट को अगर हम स्टडी करें, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी ना करें, तो उसे कहेंगे मैक्रोस्कोपिक। अगर इसमें भरे हुए सभी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्टडी करें, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या नेचर है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या नेचर है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है, अगर इस तरीके की स्टडी करने लगे तो वो कहलाएगी मैक्रोस्कोपिक, सॉरी वो कहलाएगी माइक्रोस्कोपिक। यानी पार्टिकल्स की इंडिविजुअल अलग अलग स्टडी करें, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के स्टडी करें तो कहलाएगी माइक्रोस्कोपिक, और अगर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन इफेक्ट की स्टडी करें तो वो कहलाएगी मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक जो होती है वो स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स में काम आती है। किसमें काम आती है? स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स, जो साइंस के कैंडिडेट्स पढ़ते हैं। यानी अगर आप फिजिक्स पे साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं वो कहलाती है स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। जो हम जो करते हैं ये स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स नहीं है, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का पता चल गया। तो जो इंजीनियर्स लोग जो हैं, जो बेसिकली पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ना कि माइक्रो की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। तो आई होप आपको मैक्रो और माइक्रो का कंसेप्ट ये क्लियर हो चुका होगा। ये जितने नोट्स बना पा रहे हैं नोट्स बनाते रहे, नहीं बना पा रहे हैं कोई इशू नहीं है, बाद में मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। तो जैसे बात हुई थी, सबसे फिर यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कितने तरीके के होते हैं, जैसे क्योंकि बात हुई ये कि जाहिर सी बात है स्टडी जो की जाएगी वो सिस्टम्स पर ही फोकस होगी। तो सिस्टम्स फिर देखिए साहब होते हैं 3 तरीके के। नंबर 1 है ओपन सिस्टम, नंबर 2 है क्लोज सिस्टम एंड नंबर 3 है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए बहुत इजी है, नंबर 3 है आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम क्या है। तो देखिए ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम को जरा देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे, एक ये सिस्टम है। अब अगर देखिए इसके नीचे बना देता हूं मैं, ये कैन है, ये एक बॉक्स है जिसमें ऊपर ये खुला हुआ है, इसमें अगर पानी भरा हुआ है तो पानी की वेपर बन करके पानी बाहर निकल सकता है, बाहर से भी कोई अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो वो अंदर आ सकती है। यानी ओपन सिस्टम वो है जिसमें से सबस्टेंस भी बाहर जा सकता है और हीट एनर्जी या एनर्जी भी बाहर भीतर आ सकती है। यानी ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग by means of mass and energy, यानी मास का भी इंटरेक्शन होगा, मास का जो ट्रांसफर है यहां से मास ट्रांसफर भी हो रहा होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा होगा। यानी मास और एनर्जी ट्रांसफर बोथ आर नॉन जीरो, ऐसे क्वेश्चन बनेगा क्या, मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन बोथ आर नॉन जीरो, यानी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा होगा। फिर अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम कैसा होगा, क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें मास का इंटरेक्शन जीरो होगा लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा होगा। जिसमें मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, मास बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन एनर्जी का आदान प्रदान वो कर रहा होगा,
तो उसे कहेंगे ओपन सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम की कैटेगरी क्या हो गई कि यही जो आपका अभी बॉक्स था, इस बॉक्स पर आपने ऊपर से कोई लिड लगा दिया, इस बॉक्स पर आपने ऊपर से पैक कर दिया, ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम। नाउ कम्स ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें न तो मास का ही कोई इंटरेक्शन हो रहा हो, ना एनर्जी का ही कोई इंटरेक्शन हो रहा हो, दोनों ही मास एज वेल एज एनर्जी इंटरेक्शन बोथ आर जीरो। यानी इसको आपने न कि सिर्फ जो है क्लोज कर दिया, बल्कि ये जो सिस्टम आपका था, ये जो आपका सिस्टम था, इस सिस्टम को आपने सिर्फ क्लोज ही नहीं कर दिया, बल्कि इसके ऊपर आपने इंसुलेशन भी कर दिया, प्रॉपर इंसुलेशन भी कर दिया, प्रॉपर इंसुलेशन भी कर दिया, जिससे कि कोई मास है और एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। यानी जो इसके अंदर है, इसके अंदर एक्टिविटी हो रही होंगी, इसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज हो रही होंगी, बट देयर इज नो इंटरेक्शन विद मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो ये हो गए सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। इसके बाद में सिस्टम एंड इट सराउंडिंग। एवरीथिंग सराउंडिंग क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ ले सराउंडिंग क्या है साहब? सराउंडिंग, सराउंडिंग एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम के चारों तरफ जो भी कुछ है, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम is called surrounding, is called surrounding। क्वेश्चन बन जाता है जो भी कुछ है सिस्टम के बाहर, सब कुछ जो है वो सराउंडिंग है। सिस्टम के बाहर कुछ भी है वो क्या है? सराउंडिंग है। कुछ भी है वो सराउंडिंग है। सिस्टम के बाद जो भी है वो सराउंडिंग है। फिर उसके बाद में कंसेप्ट आता है यूनिवर्स का। तो फिर यूनिवर्स क्या है साहब? कई बार पूछ लिया जाता है यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स कहते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी जो भी सिस्टम था आपका, इसके जो चारों तरफ चीजें हैं, दोनों को मिला दी जाए तो ये दोनों मिलकर के यूनिवर्स बनता है। अब यूनिवर्स का मतलब तमाम ब्रह्मांड है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मेरे रूम में छोटा सा मैं काम कर रहा हूं तो उसके लिए तमाम अमेरिका थोड़ी नहीं इफेक्ट कर रहा है। बाय द वे, हर वो चीज जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है वो यूनिवर्स में आएगी। लेकिन मेरे रूम में अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो अमेरिका और कनाडा में बैठी हुई कोई चीज मेरे सिस्टम को तो अफेक्ट नहीं करेगी। तो एक तरीके से मानिए कि मेरे जो रूम का जो एरिया है वो उसके लिए यूनिवर्स है। लेकिन बाय द वे, ये अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की, एक बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो ये सच है कि एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम इज नोन एज यूनिवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के सिलसिले में। तो अब यूनिवर्स की बात हो गई। फिर यहां पर बात आती है थोड़ी सी कि जब स्टडी करेंगे, अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो सिस्टम की स्टडी करेंगे तो सिस्टम को हमें मार्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए, जैसे हमने बात करी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम की स्टडी करने के लिए, ओपन सिस्टम की स्टडी कैसे करेंगे फिर हम? जब ओपन सिस्टम से एनर्जी लगातार और दोनों मास दोनों ही लगातार उसके बाहर भीतर आ जा रहे हैं, तो फिर उसकी हम स्टडी कैसे करेंगे? तो उसकी स्टडी देखी करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अगर कोई सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सिस्टम, 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा कोई फॉर एग्जाम्पल सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम कहला रहा है हमारा ओपन सिस्टम। यहां से मास एंटर कर रहा है, एनर्जी भी मास के साथ ऑब्वियस बात है एंटर हो रही होगी। यहां से मास लीव कर रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी इसके साथ लीव कर रही होगी। तो ये कैसा सिस्टम कहलाएगा? ओपन सिस्टम। तो इस तरीके के सिस्टम की फिर स्टडी कैसे करेंगे? तो इस तरीके के सिस्टम की देखिए स्टडी करने के लिए क्या करते हैं कि हम एट रैंडम अचानक से यहां पर एक मार्क कर देंगे कि यहां से एंट्री पॉइंट है इसका, यहां से एग्जिट पॉइंट है इसका। तो यहां पर फिर हम देखिए डॉटेड लाइन से एक, इस तरीके से डॉटेड लाइन से देखिए एक
सरफेस क्रिएट करेंगे इसके चारों तरफ। एक क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करेंगे इसके चारों तरफ, एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करेंगे। दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड दिस सिस्टम। इस सिस्टम के चारों तरफ एक हमने इमेजिनरी सरफेस क्रिएट किया। अब हम इसमें मास क्या गया नहीं, इस सिस्टम में जो इमेजिनरी सरफेस हमने क्रिएट कर दिया है इसके अंदर जो भी हो रहा होगा सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाहर क्या है, इससे इस तरफ बाहर क्या है, पॉइंट 1 पर बाहर क्या है, पॉइंट 2 पर आउटसाइड इसके क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर है सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने बनाया है इसको कहते हैं कंट्रोल सरफेस। क्या कहते हैं इसे, कंट्रोल सरफेस। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। कंट्रोल सरफेस, और इस कंट्रोल सरफेस ने जो वॉल्यूम कवर कर रखा है, कंट्रोल सिस्टम ने जो वॉल्यूम कवर कर रखा है, ये जो वॉल्यूम अंदर कवर हो रहा है उसे कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसे, कंट्रोल वॉल्यूम। जो इमेजिनरी सरफेस क्रिएट की गई है उसे कंट्रोल सरफेस, और इस सरफेस ने जो वॉल्यूम, जो मटेरियल का सबस्टेंस का जो वॉल्यूम कंट्रोल कर रखा है उसे कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल सरफेस और कंट्रोल वॉल्यूम से रिलेटेड फिर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। दोनों की पोजीशन, शेप एंड साइज कैन बी चेंज्ड। इवन सिस्टम के लिए कहा जाता है कि सिस्टम की जो जो अब जो वो चेंज हो सकता है। और ये जो अंदर जो बैठी हुई चीज है, ये जो है सिस्टम की, ये जो सरफेस है सॉलिड सरफेस, ये कहलाती है सिस्टम बाउंड्री। क्या कहलाती है, सिस्टम बाउंड्री। तो यहां से एक चीज और नई निकल के आई कि अभी हमें सिस्टम की बाउंड्री भी डिस्कस करनी है। सिस्टम की बाउंड्री भी डिस्कस करनी है। तो सिस्टम की बाउंड्री क्या होती है, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बाउंड्री क्या है। तो बाउंड्री क्या है, ये इमेजिनरी एक डिमार्केशन है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इमेजिनरी, ये अच्छा ये कहते हैं इट इज एन इमेजिनरी, ध्यान दें, इमेजिनरी और रियल। जो बाउंड्री है वो कैसी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल में भी एग्जिस्ट कर सकती है। बाउंड्री कैसी होती है, इमेजिनरी भी होती है और रियल भी होती है। अंडरलाइन कर लो इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये एक इमेजिनरी और रियल सरफेस है, रियल चीज है जो सिस्टम को उसके सराउंडिंग से अलग करती है। उसे कहते हैं आप बाउंड्री। उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। और आप जानते हैं अब जो चीज इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी चीज के पास जरूरी तो नहीं है कि मास हो। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसीलिए कहते हैं कि बाउंड्री जो है, बाउंड्री हो सकता है कि मास लेस भी हो सकती है। बाउंड्री के पास मास भी हो सकता है और मास लेस भी हो सकती है। ध्यान देने की चीज है, बाउंड्री में भी मास लेस और मास भी हो सकता है उसके पास। और ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल अपनी नजरों में सोच लिया कि ये चीज जो मुझे इस फला चीज को जो अलग कर रही है वो सिस्टम है मेरा, तो वो इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। लेकिन मेरी अगर वाटर बोतल है, मेरी कोल की केन है, या कोई और चीज है, तो वो मेरी बाउंड्री है। उसकी जो सरफेस है वो उसकी क्या कहलाएगी, रियल सरफेस या रियल बाउंड्री। तो बाउंड्री जो है सिस्टम का पार्ट नहीं होती जब हम स्टडी करते हैं। ध्यान दें, बाउंड्री इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द स्टडी। ध्यान देने की चीज है, बाउंड्री सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री सिस्टम, अब यहां पर फिर बात आती है बाउंड्री जब रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, तो इसका मतलब बाउंड्री जो है वो मूवेबल भी हो सकती है। बाउंड्री जो है वो कैसी हो सकती है, बाउंड्री जो है वो मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। इसलिए ओपन सिस्टम की बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज भी मूवेबल हो सकती हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सिस्टम का शेप और साइज फिक्स हो। सिस्टम का शेप और साइज चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। सिस्टम के शेप एंड साइज एज वेल एज बाउंड्री चेंज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं नेचर में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक पिस्टन है।
ये आपका एक सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है, इसमें आपका ये पिस्टन पड़ा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, आपने देखा होगा सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सिस्टम, इंजन में पिस्टन होता है, ये पिस्टन है इसका, इससे क्रैंक शाफ्ट एंड ऑल दैट ये लगी हुई, उसमें हमें नहीं डिस्कस करना है। अब अगर ये पिस्टन आगे को जब मूव कर रहा होगा तो फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद ये पिस्टन यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद ये पिस्टन यहां पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वक्त सिस्टम पिस्टन यहां पर था, एक बार पिस्टन यहां पर था, तो एक वक्त में सिस्टम इतना बड़ा था, फिर उसके अगले सेकंड सिस्टम इतना बड़ा था, और जब पिस्टन यहां गया तो सिस्टम इतना हो गया। तो इसका मतलब सिस्टम की बाउंड्री मूव कर रही है। अब आपके पास बलून है, बलून को तो आप इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, तो बलून इज अ सिस्टम और उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, उसकी शेप भी फ्लेक्सिबल है ना, उसकी यानी सिस्टम की जरूरी नहीं है कि शेप साइज या बाउंड्री फिक्स हो, सब चेंज हो सकती है। क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, इवन क्लोज सिस्टम की भी बाउंड्रीज मूवेबल हो सकती हैं, जैसे बलून है, बलून एक क्लोज सिस्टम है, मास तो उससे फ्लो नहीं कर रहा है, उसकी बाउंड्री जो है मूवेबल हो सकती है। तो ये है। फिर बात आती है जब सिस्टम को स्टडी करना है, जब हमें सिस्टम को स्टडी करना है, सिस्टम की स्टेट की स्टडी करनी है, तो इसकी स्टेट बताने के लिए हमें कुछ स्टेट पैरामीटर्स की जरूरत होगी। क्यों साहब? जब हमें सिस्टम की स्टडी करनी है, सिस्टम की स्टेट की स्टडी करनी है, तो उसके स्टेट को डिमार्केट करने के लिए, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होगी कि नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्स एक, हमारी अर्थ एक सिस्टम है, अर्थ में हम नॉर्थ, हम जो है अमेरिका चले गए, तो अमेरिका में हमारी पोजीशन क्या होगी? तो हमारे पास दो पैरामीटर हैं जनरली, नॉर्थ एंड साउथ, है ना? दो से हम जानकारी करते हैं कि हम कितने नॉर्थ में हैं और कितने साउथ में हैं, उससे हमें पता चलता है। अच्छा, कभी कभी हाइट भी देखते हैं, समंदर और जो सी लेवल से हाइट भी देखी जाती है। चलिए, सी लेवल की बात अगर हम छोड़ दें, तो कम से कम हमें किस वक्त हम किस पोजीशन पे हैं, तो हमें दो तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तो हमें पता होनी चाहिए, उसे हम मीजर करते हैं। सिमिलरली, जब सिस्टम में हीट या कोई दूसरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, जरूर नहीं कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, एनर्जी में ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो whenever there is a change in energy of the system, the state of the system will change। तो उस सिस्टम जो चेंज होकर के अब नई स्टेट में कैसे पहुंच गया, तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑब्वियस बात है, वी शुड हैव सर्टेन पैरामीटर्स विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, एंड दिस पैरामीटर इज नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मैंने पहले जो है आपको डेफिनेशन बता दी, बाद में प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। तो यहां पर ही फिर बात आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले फिर बात आती है प्रॉपर्टी की, बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इतना तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी कहें या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो बहुत हो सकती है, थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे मैंने पहले ही बता दिया, दीज आर दी स्टेट पैरामीटर। क्या है? स्टेट पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। दीज आर दी स्टेट पैरामीटर ऑफ द सिस्टम, यानी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट और टेल अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम किस स्टेट में, इसके बारे में कौन बताती है? प्रॉपर्टीज बताती है। इस सिस्टम की स्टेट क्या है, ये कौन बताएगा? प्रॉपर्टीज बताएंगी। तो फिर प्रॉपर्टीज कई तरीके की हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज फिर जनरली हम यहां पर डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी जो है हमारी दो तरीके की हो सकती हैं। जनरली हम प्रॉपर्टीज को दो टाइप्स की मान के चलते हैं। एक होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज,
एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट पैरामीटर्स हैं, दोज आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जैसे ये है आपका कोई कंटेनर, ये अभी रखा हुआ है, इसके नीचे आपने जला दिया बर्नर, आग लगा दी, इसके नीचे लगा दी आग, आग लगा दी तो इसका जाहिर सी बात है इसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले टेम्परेचर था इसका 25 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर सर्टेन टाइम इसका टेम्परेचर आपने मेजर किया, मालूम पड़ा कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एंड दिस इज ओपन टू एटमोस्फेयर। जब और एटमोस्फेयर में ओपन है तो पहले भी इसका प्रेशर कितना था? 180 m, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, और बाद में भी प्रेशर तो वही रहेगा 1 एटमोस्फेयर। तो आफ्टर सम टाइम जब आप इसकी स्थिति देखेंगे, अवस्था देखेंगे, तो क्या कहेंगे कि साहब आफ्टर सम टाइम सर इसकी जो अवस्था थी वो क्या थी? टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। तो ये दो जो पैरामीटर्स हैं यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अगर ये सिस्टम होता ऊपर से क्लोज तो हो सकता है प्रेशर भी बढ़ जाता, हो सकता है प्रेशर बढ़कर के 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता। तो फिर क्या कहते हैं कि सर स्टेट जो है सिस्टम की वो क्या है? पहले तो था 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बट नाउ द स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर ट्रांसफरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इन द सिस्टम इज टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये दो स्टेट पैरामीटर्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर एंड टेम्परेचर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अभी हम ये नहीं बात करें कि इंटेंसिव है या जो है एक्सटेंसिव है, इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपली प्रॉपर्टी की। तो ये प्रॉपर्टी मिल गई, तो क्लियर। तो इसी तरीके से सिस्टम की अदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है क्लोज नहीं होता, जैसे भी होता आप जानते हैं, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर करते हैं तो हीट ट्रांसफर करने से क्या होता है? हीट ट्रांसफर करने से वॉल्यूम जो है एक्सपेंड करता है, तो V1 से वॉल्यूम V2 हो जाएगा, हो सकता है वॉल्यूम बढ़ जाए। तो अगर वॉल्यूम की बात करने लगे तो आप कहेंगे साहब सिस्टम आफ्टर सम टाइम वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बिकम दिस मच, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली अगर ये ऊपर ओपन होता, क्लोज नहीं होता, ये होता ऊपर ओपन, ये ऊपर ओपन अगर होता तो यहां से कुछ मास जो है इसका बाहर निकल जाता है वेपर बन के, तो हो सकता है मास भी चेंज हो सकता था। तो मास इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन दैट केस। बाय द वे मास प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ऐसे ही हम बात करेंगे, यानी जब निकल जाएगी कुछ चीज तो एनर्जी निकल सकती है, मास के साथ एनर्जी जाएगी, तो जो एनर्जी में चेंज आ रहा है तो एनर्जी इज ऑल्सो द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। एनर्जी को आगे जाकर के हम देखेंगे कि एंथैल्पी के तौर पर नापते हैं H1 एंड H2। एक प्रॉपर्टी और है एंट्रोपी S1 S2, बाय द वे आप पढ़े हुए हैं तो इसलिए आपसे डिस्कस किया था कि एंट्रोपी भी एक प्रॉपर्टी है। अब इनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंटेंसिव कौन सी एक्सटेंसिव। तो ये तो मालूम पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी वो चीज है जो सिस्टम की स्टेट बताए, सिस्टम की स्टेट बताने में काम आए, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। नाउ कम्स ऑन दैट कि विच इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। 1 मिनट। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। सिंपल, मास इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मास इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम था, देखिए सबसे आसान है आइडेंटिफाई करना। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में
चलिए इसे मिटा करके थोड़ा सा अच्छा सा सिस्टम बना देता हूँ, बार बार टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम बन जा रहा है आपके लिए। तो चलिए, ये एक प्रॉब्लम सिस्टम है। इस सिस्टम में सब कुछ भरा हुआ है। इस सिस्टम का जो वो क्या है, वॉल्यूम वी है, मान लेते हैं शुरू में V1। इसमें मास M1 है, इसका टेम्परेचर शुरू में T1, इसका प्रेशर शुरू में P1, इसमें जो एनर्जी है E1। हमने कहा मास से तो डिपेंडेंसी देखनी है। अगर इस सिस्टम को हम दो पार्टों में कट कर दें, कट कर दिया दो पार्टों में, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। अब ये बताइए पार्ट वन की वॉल्यूम में चेंज आएगा या नहीं आएगा? पार्ट वन का वॉल्यूम कितना रह गया, V1/2। टेम्परेचर कितना होगा, वही T1, कट ही तो किया है। प्रेशर कितना होगा, वही P1। एनर्जी क्या होगी, E1/2। सिमिलरली इधर वॉल्यूम V1/2, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, एनर्जी E2/2। इसका मतलब कि आपने जब कट किया तो मास भी तो M1/2 हो गया, इधर मास M1/2। यानी जब सिस्टम को दो पार्टों में कट कर दिया तो क्या हुआ, मास डिवाइड हो गया। मास डिवाइड होने के साथ साथ जो प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाए वो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाए मास डिवाइड होने के साथ साथ वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी मास के डिवाइड होने के साथ डिवाइड ना हो वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट है, मास के मास डिवाइड हो गया लेकिन प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई, कौन सी है, टेम्परेचर, प्रेशर। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डिवीजन किसका हो गया, वॉल्यूम का हो गया। किसका डिवीजन हो गया, एनर्जी का डिवीजन। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, मास डिपेंडेंट। मास डिपेंडेंट यानी वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हैं उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हैं उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो मास से डिपेंड नहीं करती उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है। अब प्रेशर, टेम्परेचर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। बाय द वे जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आप क्योंकि सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथ डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, पर यूनिट मास। यानी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक कौन सी होती, प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास। जिन प्रॉपर्टीज को पर यूनिट मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो होती हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और वो सब की सब कैसी होती हैं, इंटेंसिव होती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप उसको पहचान करना चाहेंगे जरा देर में पहचान कर लेंगे। बस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड कर दिए, सिस्टम को फर्दर अगर मैं डिवाइड कर दूं तब भी टेम्परेचर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब फर्दर डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम फिर से डिवीजन हो जाएगा। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन सी है, जो स्मॉल लेटर से लिखी जाती है, जैसे एस, स्मॉल एस से एंट्रोपी, स्मॉल एस से एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्मॉल ई से स्पेसिफिक टोटल एनर्जी, स्मॉल यू से इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, सब की सब, ये सब की सब हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन्हीं के एक्सटेंसिव वर्जन क्या हो जाएंगे, कैपिटल एस एंट्रोपी, एंथैल्पी कैपिटल एच, एनर्जी कैपिटल ई। इसीलिए मैंने देखिए ऊपर एनर्जी को कैपिटल ई में लिखा था। स्मॉल कैपिटल यू, टोटल इंटरनल एनर्जी कैपिटल, ये कहलाएंगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को यहाँ तक भी कोई फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर डिटेल्ड में वीडियो अलग से बना देंगे। घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चंस आप दोस्तों अगर इसको ठीक से लेक्चर को हमारे देख लोगे तो फटाफट क्वेश्चंस लगाओगे। तो अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं पाथ। पाथ क्या है, पाथ क्या है। अब देखिए अभी जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे
कि जब इस सिस्टम को आप हीट अप करेंगे तो सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, इस सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। तो जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होगा, सिस्टम का जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि T1 जो टेम्परेचर था सिस्टम का, कितना बात की थी हमने, 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया था सिस्टम का फाइनल स्टेट में, 45 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये 45 डिग्री सेल्सियस कोई एक साथ तो आ नहीं गया होगा कि अचानक से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। ये 45 पहले 26, 25 पॉइंट अगर और माइन्यूट लेवल में करें तो 01, 02, 03 यानी 26 भी हुआ होगा, 27 भी हुआ होगा, 44 भी हुआ होगा, तब 45 आया होगा। यानी सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में एक जो है नंबर ऑफ स्टेट्स को पास करता है, नंबर ऑफ स्टेट्स जाती हैं। वो नंबर ऑफ स्टेट अगर आइडियली देखा जाए तो इनफाइनेट हो सकती है। तो अगर उन नंबर ऑफ स्टेट को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दें, अगर उस नंबर ऑफ स्टेट को हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दें, फॉर एग्जांपल T1 टेम्परेचर यहां था और T2 टेम्परेचर यहां था, तो यहां से लेके यहां तक धीरे 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 यहां तक जो पहुंचा, इसको अगर हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दें तो जो एक इमेजिनरी कर्व मिलेगा उसे कहेंगे पाथ। यहां क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है। अगर टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ ऐसे कहें तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये जो कर्व मिला है, ये जो कर्व है, ये जो पाथ में इस जो मिलता है, यानी सक्सेशन ऑफ स्टेट्स को अगर रिप्रेजेंट कर दे, क्या करें, इफ वी demarcate, we depicts, we draw the succession of state of the system when it passes from one state to a final state is known as the path। जिधर जिधर होकर के वो जाएगा उसे उसका पाथ कहेंगे। और इन सक्सेशन ऑफ स्टेट को जो पास की गई है इसी को कहते हैं प्रोसेस। जो सक्सेशन स्टेट से जैसे जैसे गुजरा है उसको क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गुजरने की को प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। पाथ क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये पाथ है, और इसके जो गुजरा है ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, कोई ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं होगी, जो एक एक्शन है, जो जो एक्शन हुआ है ऑफ द सिस्टम, जिन्हें जो एक्शन किया है फ्रॉम पासिंग फ्रॉम वन स्टेट टू फाइनल स्टेट थ्रू दिस पाथ इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस क्या हुआ है, हीटिंग का प्रोसेस हुआ है। सिस्टम ने हीट अप किया है फ्रॉम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस जिस इमेजिनरी पाथ से अकर हुआ है उसे कर्व पर ड्रॉ कर दें तो वो कहलाता है पाथ। तो ये आपको प्रोसेस और पाथ का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर प्रोसेस हमारी रिवर्जिबल होती है तो उसे ऐसे सॉलिड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर प्रोसेस जो है इरिवर्जिबल होती है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉटेड लाइन के साथ। ये भी ध्यान रखने की बात है, अगर प्रोसेस रिवर्जिबल है तो उसे सॉलिड पाथ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोसेस इरिवर्जिबल है तो उसे डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देने की चीज, ठीक। तो ये आपका सिस्टम प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद में आती है एक साइकिल, साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, ये कहते हैं इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इफ द सिस्टम passes through such a process, passes through such a process या number of process, so that its initial and final state, its initial and final state is same, final state is same, then the process is known as cyclic process, then the process is known as cyclic process, and the path is cyclic path, साइक्लिक पाथ क्लोज लूप टाइप का बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सिस्टम था, इस स्टेट से गया इस स्टेट में, फाइनली यहां से स्टेट 1 से 2 में गया, पाथ ए 1 2 3 के साथ, यहां से लौट करके यहां आ गया, फाइनली सी के साथ ऐसे करके, चलो इसको इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे करके यहां वापस आ गया। तो ये क्या कहलाएगी, साइक्लिक प्रोसेस। यानी प्रोसेस 1 ए 2 C 1 क्या है, साइक्लिक प्रोसेस।
ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया प्रोसेस, आपको अब तक पता चला गया प्रोसेस क्या होती है, पाथ क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिस्टम, ओपन क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस, सब आपको पता चल गया। अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, उनको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर यहां से बात आती है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम वर्ड कई जगह पे आप पढ़ते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बंदे हैं तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदे इसको डिप्लोमा लेवल के बच्चे पढ़ सकते हैं, बीटेक लेवल के बच्चे तो इसको पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि ये एप्टीट्यूड के पर्पज से बनाया जा रहा है वीडियो। और अगर अपनी नॉलेज एनहांस ब्रशअप करने के लिए, या जिन्होंने बहुत दिन से छोड़ रखी है थर्मोडायनामिक्स, वो पढ़ना देखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करें, दो फोर्स इक्वल हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो इक्विलिब्रियम है। वैसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अचीव्ड कब, व्हेन देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव्ड। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा कि अचीव हो गया है, व्हेन थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड। कौन कौन से वो इक्विलिब्रियम होंगे, तो इफ द सिस्टम इज इन, ये कहते हैं इफ the system is in number one mechanical equilibrium, mechanical equilibrium, number second chemical equilibrium, number third thermal equilibrium। देखिए अब थर्मल इक्विलिब्रियम अलग से वर्ड आ रहा है, जब तीनों इक्विलिब्रियम अचीव कर हो जाएंगे तब कहला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक। तब क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक। यानी किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने के लिए थर्मोडायनामिकली तीन इक्विलिब्रियम उसे अटेन करने पड़ेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीजों अलग अलग है। खासकर थर्मल इक्विलिब्रियम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आर टू डिफरेंट थिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम से देखिए मतलब क्या है, पहले मैं थर्मल इक्विलिब्रियम को क्लियर कर दूं। थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब है कि देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, नो टेम्परेचर डिफरेंस, नो टेम्परेचर डिफरेंस। कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के सभी पार्ट्स के बीच में टेम्परेचर हर जगह पर यूनिफॉर्म एंड इक्वल है, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ ऑल दी पार्ट ऑफ द सिस्टम are at same temperature, that is the temperature is uniform in whole system, then it is known as in thermal equilibrium। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि if there is no chemical reaction is taking place in the system, सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, सब कुछ हो चुका, एकदम डाई अप हो चुका है, देन सिस्टम इज नोन एज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं 12th में पढ़ा है। एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो कहलाएगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम। नो टेम्परेचर इज चेंजिंग इन द सिस्टम, देन इट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। और अगर तीनों इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएंगे तब कहलाएगा सिस्टम हमारा कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तब कहलाएगा कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों अब मैं यहीं पर इसे लेक्चर, क्योंकि बड़ा होता जा रहा है, यहीं पर ख़त्म करता हूं। फिर इसके बाद में मुझे पढ़ाना है आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस को मैं पढ़ा दूंगा आपको अगले लेक्चर में। प्योर सबस्टेंस है, टॉप प्रॉपर्टी रूल्स वगैरह हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, उसको पढ़ा करके फिर मैं वर्क और हीट ट्रांसफर की बात करूँगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा है हमारा लेक्चर, या क्या और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। ये PDF में आपको जो मैंने डेवलप किया है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।